आज के लिए सिर्फ इस क्लास में बैठ रहे हैं, ठीक है, बाकी ऊपर ही बैठेंगे, ठीक है। ओके। रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट करेंगे, स्प्लिट नहीं, सर्च करेंगे। सर्च भी पैटर्न मांगता है हमसे, ठीक है, पैटर्न मांगते ही कहाँ से उसे कैसा पैटर्न हमें सर्च करना है, ठीक है। तो दो बातें हैं, पैटर्न और स्ट्रिंग। पैटर्न क्या है, तो सपोज करो कि पहले स्ट्रिंग की बात करते हैं। पाइथन इज फनी लैंग्वेज एंड पाइथन इज वेरी फ्रेंडली, ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग है। उस स्ट्रिंग को हम उस स्ट्रिंग में हम एक पैटर्न सर्च करना चाहते हैं जो पाइथन है। कितनी बार पाइथन है इसको हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइथन दो बार आया हमें दिख रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर। तो एक लिस्ट के अंदर पाइथन दो बार लिख के दे दिया जाएगा। एक सेकेंड, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उस वेरिएबल के बाद हम स्टार्ट लिखते हैं। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि जो पाइथन है, ये पहला पाइथन कहाँ रखा हुआ है, तो उसका इंडेक्स वैल्यू बताता है जो कि 0 है, ठीक है। ऐसे स्टार्ट करने, ठीक है, कि पाइथन जो हम ढूंढ रहे हैं पैटर्न वो कहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमने लिखा है, ठीक है। तो ये हमें सर्च करने में हेल्प करता है। सेम चीज मेंबरशिप ऑपरेटर भी करता था इन से। कोई हम पर्टिकुलर सर्च करना चाहते थे, जैसे हम तुम्हें बताते हैं इसी बात को, तुम देखो। तो यहाँ पे हम इन बस लिखेंगे और ये हमें बताएगा ट्रू, ठीक है। इंडेक्सिंग नहीं बताता था, बस यही था, लेकिन बताता ये भी तो वही था, ट्रू है ना। यहाँ पे ये बता रहा है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 इंडेक्स से पाइथन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सर्च था, ठीक है। अच्छा, एक फाइंड ऑल करके है, जो अभी थोड़ी देर पहले गलती मैंने बताया है, उसको ठीक करता हूँ। फाइंड है, फाइंड ऑल। पाइथन कितनी बार पाइथन इज फनी लैंग्वेज एंड पाइथन इज वेरी फ्रेंडली में आया है? दो बार आया है, तो एक लिस्ट के अंदर दोनों को रख के दे देंगे। इसको ऐसा नहीं करना, इसको भी नहीं लिखना, सिंपल ये लिख। तो दो बार ऐसा तुम्हें क्या आएगा, लिस्ट में रखकर पाइथन को दे दिया जाएगा। उसी तरह से हम जानना चाहते हैं कि यू कितनी बार आया है, लेट्स से यू कितनी बार आया है, ठीक है। यू कितनी बार आया, तो दो बार यू आया है पूरे उसमें। पाइथन इज फनी लैंग्वेज एंड पाइथन इज वेरी फ्रेंडली इसमें, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है यही हमारे आखिरी के दो ऑपरेशन बचे थे। इसको बिल्ट करना ही आसान है, बहुत आसान है। जो टफ है उसको मैं देखूंगा, अभी देखा नहीं है, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे डेटाबेस की। हमें डेटाबेस पढ़ना है ना। हमने पाइथन ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। दो तरह के डेटाबेस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे यूज होगा वो, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, डेटाबेस पे चलते हैं, ठीक है। आप लोग ने पीसी ले आया है? मैंने बोला था पीसी ले आना, नहीं लाए हैं? उसको मैं बताऊंगा, प्रोजेक्ट करूंगा तब, है ना। तो मैं डेटाबेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। बंद कर दो दरवाजा को, बाहर से शोर आ रहा है। हाँ, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा। तो हम बेसिकली ये डेटाबेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दो तरीके के डेटाबेस है, माई एसक्यूएल और मोंगो डीबी, ठीक है।
माई एसक्यूएल जो है वो एसक्यूएल के अंदर आता है, इसको एसक्यूएल नामक लैंग्वेज से माई एसक्यूएल को चलाया जाता है। नो मोंगोडीबी नो एसक्यूएल में आता है। नो एसक्यूएल का मतलब होता है कि जिसके ऊपर एसक्यूएल लैंग्वेज नहीं चलता, वैसा डेटाबेस। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, जैसे पाइथन एक लैंग्वेज है, उसी तरह से एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। नो एसक्यूएल कहने का मतलब कि जिस पे एसक्यूएल ना चले, उस डेटाबेस पे जिस पे एसक्यूएल नहीं काम करता है। ठीक है। तो हम इन सब के बारे में एक बार देखेंगे कितने तरह के डेटाबेस होते हैं, कब से चले आ रहे हैं। ठीक है। तो मैं एक टेक्स्ट फाइल खोलता हूँ, इसमें कहानी सुनना है हमें कि कैसे कैसे डेटाबेस का एवोल्यूशन हुआ है, क्या क्या करना है हमें। ठीक है। तो एक बहुत पहले की बात करें तो 2008 से लेकर 10 की बात है ना। उस समय मेरे नोन में एक जावा डेवलपर बने। ठीक है। और उन्होंने कॉलेज पास आउट से ही 2008 में यूपीटीयू से। अब कॉलेज का एक नियम है ये कि अगर तुम फाइनल ईयर में जा रहे हो देन यू हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर डेटाबेस कनेक्ट होना चाहिए। एक एप्लीकेशन बनाओ या एक वेबसाइट बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन बनाना है। बिना प्रोजेक्ट सबमिट करे दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू व्हाट गिव यू योर रिजल्ट। उसमें पास नहीं करेंगे, सारे सब्जेक्ट में सब कुछ में पास हो, लेकिन तुमने प्रोजेक्ट नहीं बनाया। ठीक है, तो दिक्कत। ठीक है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना होता है जिसमें डेटाबेस कनेक्ट होता है। ठीक है। 2008 के समय की बात ऐसी थी कि उस समय 2008 के आसपास एक डेटाबेस बहुत फेमस था जिसको डीबीएमएस ये कहते थे। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डीबीएमएस बहुत पॉपुलर उस दौर में हुआ करता था 2008 के आसपास, जब तुम लोग आईटी क्रैश वगैरह के बारे में सुने होगे। बहुत बड़ा रिसेशन आया था 2008 में, है ना, तब का। उस समय आईटी सेक्टर भी बहुत लोअर ग्रेड पे ग्रेड कर रहा था, लो हो गया था, क्योंकि जॉब नहीं निकल रही थी, बहुत सारा रिसेशन आया था। ठीक है। उस समय की बात करो, उस समय डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत पॉपुलर था। और इसके अंदर में जो यूज होता था, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम मैं नाम लिखता हूँ, उसमें आता था एमएस ऑफिस का एमएस एक्सेस। एमएस ऑफिस के अंदर एमएस एक्सेस आता था, एमएस वर्ड में आता था, एमएस पावर पॉइंट आता था, एमएस एक्सेल आता था। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती थी एमएस ऑफिस के साथ, टूल आई गेस आते थे। उसमें से एमएस एक्सेस भी था, हमने कभी इसको यूज नहीं किया, लेकिन इसका अगर यूज करते आज के दौर में तो डेटाबेस की तरह ही करते। इसकी प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम ये थी कि ये 1.5 लाख डेटा के बाद डेटा को होल्ड करने में असमर्थ था। ठीक है। इससे ज़्यादा ये डेटा एंटर नहीं करवा पाता था। ठीक है। उसके बाद इसमें मर्जिंग मर्ज मर्ज की स्पेलिंग क्या होती है? MER होता है ना। मर्जिंग ऑफ टेबल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। दो बहुत मेजर ड्रॉबैक्स थे इसके, और इसी की वजह से समटाइम इट वाज वेरी स्लो स्लो था। ठीक है। तो ये सब डिसएडवांटेज थी। फिर कुछ दौर बाद, ये आ तो पहले ही गया था 2006 के आसपास, लेकिन पॉपुलर नहीं। तो कुछ समय बाद एक और डेटाबेस का नाम बहुत तेजी से फेमस हुआ, वो था AWS क्लाउड, और या क्लाउड, या सॉरी डेटाबेस कह रहा हूँ ना, माई एसक्यूएल, ओरेकल, ये जितने डेटाबेस वाले थे ये बाद में आए थे पहले से, यूज कम होते थे। ठीक है। तो ये एक तरह के डेटाबेस थे जिनको RDBMS कहते थे। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, RDBMS। ठीक है। उसके बाद अब ये पॉपुलर हो गया 2008 के बाद, 10 के बाद, 15 के बाद ये बहुत पॉपुलर हुआ अचानक से।
और इसके अंदर जो हम डेटाबेस पढ़ेंगे उसको हम माई एसक्यूएल कहते हैं। माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस जो इंटरनली टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। इंटरनली टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, उसको माई एसक्यूएल कहते हैं, या आरडीबीएमएस जनरली कहते हैं। आरडीबीएमएस के अंदर बहुत तरह के टेबलर के फॉर्म में डेटा को होल्ड करने वाले डेटाबेस होते हैं, जिसमें माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, DB2 है, ठीक है, ये सब, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर है। पता है इन सबके नाम के आगे सर्वर लिखा हुआ है, लेकिन हम लिख नहीं पाते या भूल जाते हैं बोलना, क्योंकि आदत नहीं है हमारी। ये सर्वर क्या है इसके बारे में अभी पता चलेगा जब मैं इसको डाउनलोड कल करवाऊंगा, ठीक है, हो सकता है आज ही करवा दूं, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरनली सर्वर को क्रिएट करते हैं। सर्वर को क्रिएट करने का मतलब कि ये तुम लोगों ने सुना होगा कि एक वेबसाइट ऑनलाइन होस्ट की जाती है, और उसमें एक डेटाबेस लगा है जो हमेशा ऑनलाइन रहता है, और वो डेटा प्रोवाइड करते रहता है उस वेबसाइट को, ठीक है। तो बेसिकली वो आता है एक वेबसाइट से, एक सर्वर से आता है, एक आईपी एड्रेस से आता है, तो इंटरनली वो भी सर्वर पे चल रहा है, कौन, डेटाबेस, ठीक है। अच्छा सर, इससे पहले कोई हमने टूल यूज किया है जो सर्वर पे चल रहा हो? जुपिटर लैब हमेशा से सर्वर पे चलता था। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ सर्वर क्या होता है। जब मैं यहाँ पे जुपिटर लैब लिखता हूँ ना, तो इंटरनली एक ब्राउजर पे खुलता है, और एक पोर्ट नंबर पे खुलता है साथ ही साथ। देखो ये पोर्ट नंबर दिख रहा है तुम लोगों को, और इसके आगे लोकल होस्ट दिख रहा है। लोकल होस्ट पे आईपी एड्रेस आता है, और ये जो बाद में पोर्ट नंबर है ना, ये एक्सपेरिमेंटल पोर्ट है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम लोग को समझाऊं कि पोर्ट नंबर क्या होता है, तो हम इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि यूट्यूब पे लेट से मैंने गाना बजा दिया, है ना, और साथ साथ मैं फेसबुक चला रहा हूँ, और फेसबुक पे कोई किसी का प्रोफाइल मैंने खोलना स्टार्ट किया क्लिक कर, तो इंटरनेट पे दोनों पैरेलली डेटा जा रहा है, मेरे रिक्वेस्ट जा रहे हैं इंटरनेट पे, और उधर से रिस्पॉन्स भी आ रहा है कि भाई ये तुमने डेटा मंगाया था, आ गया है। लेकिन फेसबुक का जो मैंने प्रोफाइल पे डबल क्लिक करके प्रोफाइल खोलने की कोशिश की थी, वो प्रोफाइल फेसबुक पे ही खुलेगी, यूट्यूब पे तो खुल नहीं जाएगा ना। तो वो पोर्ट नंबर की मदद से फेसबुक के पोर्ट नंबर पे खुला था। ईमेल उसी तरह आता है, तो ईमेल यूट्यूब पे थोड़ी ना आ जाएगा, ईमेल ईमेल के एक्सटेंशन पे आएगा, तो ईमेल के पोर्ट नंबर पे खुलेगा। मतलब कुछ ऐसा समझो कि अगर तुम लोग टीवी देख रहे हो, तो चैनल नंबर 21 अगर स्टार गोल्ड है, चैनल नंबर 22 सोनी है, तो ये जो पोर्ट नंबर है सब, इस फ्रीक्वेंसी पे यही चैनल आएगा। समझ में आ रही बात? वो चैनल नंबर सिर्फ नहीं था, वो फ्रीक्वेंसी था कि इस फ्रीक्वेंसी पे यही टेलीविजन पकड़ता है। उसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में उसी को पोर्ट नंबर कहते हैं, 889, ठीक है। अगर कोई और पोर्ट को अगर और अब अभी कोई और जुपिटर लैब खोल दोगे, तो एक नया पोर्ट नंबर खुलेगा, 8890 खुलेगा, ठीक है, क्योंकि ये पोर्ट नंबर अभी ऑक्युपाइड है, इस पर काम चल रहा है। तो कल को मैं एक और CMD ऐसा खोल दूं और जुपिटर लैब लिखूं इसमें, तो एक और यहीं पे पोर्ट नंबर खुल जाएगा। देखा, इसका पोर्ट नंबर 8890 है ना। तो इस पोर्ट पे ऑलरेडी एक सर्वर चल रहा है, और इस पोर्ट पे दूसरा सर्वर चल रहा है। एक और खोल दूंगा तो एक और नया पोर्ट नंबर 8891 आ जाएगा। तो सब अलग अलग चल रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट की जगह पे आईपी एड्रेस आता है। अब लोकल होस्ट क्यों लिखा हुआ है सर, आईपी एड्रेस क्यों नहीं लिखा हुआ है? तो मैंने बोला कि जब लोकल मशीन पे हम कोई ऐसा सर्वर चला रहे होते हैं, मतलब सर्वर भी हमारा ही लैप मशीन है, हमारा ही लैपटॉप है, और ब्राउजर भी बिना इंटरनेट के चल रहा है, तो यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है, मतलब हमारे मशीन का आईपी एड्रेस यूज होगा। अब इंटरनेट से कनेक्ट होता है जब कोई डिवाइस, तब उसको आईपी एड्रेस मिलता है। जब नहीं होता है तो कोई आईपी एड्रेस नहीं होता। मैक एड्रेस होता है पीसी का, जिससे इंटरनेट एक्सेस किया जाता है। मैक नंबर जो है वो आईपी एड्रेस से मैच होती है, और फिर हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलती है। मतलब इंटरनेट की दुनिया में हमारे डिवाइस का जो एड्रेस है वो मैक एड्रेस है, आपके मोबाइल का भी मैक एड्रेस है। आईपी एड्रेस तो इंटरनेट देता है आपको, कि अब आप इस आईपी एड्रेस से इंटरनेट चलाएंगे, तो वो आपको नहीं दे रहा, बेसिकली उस मैक को कनेक्ट कर रहा है आईपी एड्रेस से। कल को कोई भी क्राइम करोगे आप, तो आपको इंटरनेट वाला कैसे पकड़वाएगा? वो बोलेगा कि इस समय पे
जो आईपी एड्रेस था वो इस डिवाइस के पास था। किस डिवाइस के पास? जिसका मैक नंबर वहां पर रजिस्टर्ड होगा। तो वो डिवाइस किसके नाम पे है वो पता करो, और फिर वो बंदा पकड़ में आएगा। समझ में आ गई बात? चलो, अब सबको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। तो हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, इसके बाद हमारा है अभी का जो लेटेस्ट चल रहा है, नो एसक्यूएल। अच्छा, ये नो एसक्यूएल तो एसक्यूएल कहाँ गया सर? ये जितने थे ना आरडीबीएमएस जितने थे वो एसक्यूएल टाइप थे। ये वो डेटाबेस होते हैं जो इंटरनली टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर रखते हैं। मतलब मैं कुछ समझाने जाऊँ तो ऐसा, अगर मैंने मान लो कि एक ये मेरा माई एसक्यूएल है, ठीक है? तो माई एसक्यूएल के अंदर ये एक डेटाबेस, ये दूसरा डेटाबेस, और ऐसे बहुत सारे डेटाबेस और बन रहे हैं। तो इन डेटाबेस का नाम होता है, जैसे मान लो कॉलेज, ये एक डेटाबेस, ठीक है? स्कूल, ये दूसरा एक डेटाबेस, ठीक है? अब इन डेटाबेस के अंदर छोटे छोटे टेबल्स होते हैं। ये पहला टेबल, ये दूसरा टेबल, ये तीसरा टेबल, डॉट 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 मल्टीपल टेबल, जितना मर्जी उतना टेबल बनाओ। इसके अंदर भी टेबल होंगे, ये पहला टेबल, ये दूसरा टेबल, ये तीसरा टेबल, जितने मर्जी उतने टेबल बनाओ, ठीक है? अब इन टेबल का भी नाम होगा। मान के चलो T1 टेबल, है ना? इसका नाम है T2 टेबल, इसका नाम है T3 टेबल, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे भी T1 टेबल, ठीक है, T2 टेबल, T3 टेबल। और ये कैसे डेटा को होल्ड करता है? टेबल की फॉर्म में, ठीक है? कुछ ऐसा टेबल की फॉर्म में डेटा को हमारा होल्ड करेगा, ये सब के सब। तो ये टेबुलर डेटाबेस है, ठीक है? अब इस इन दोनों डेटाबेस को जो मैनेज करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? एक एसक्यूएल टाइप डेटाबेस, जिसके अंदर हम किसको पढ़ेंगे? माई एसक्यूएल को। तो माई एसक्यूएल इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हम डेटाबेस बनाते हैं। इसी जिसको कॉलेज लिखा है ना, उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। और हाँ, वही मैं बता रहा हूँ अभी। तो डेटाबेस जो है, इसी का दूसरा नाम स्कीमा है, ठीक है? अभी क्वेश्चन एक आया कि कहीं कहीं एसक्यूएल लिखा होता है, कहीं 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 माई एसक्यूएल लिखा होता है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। मान लो एक बंदा है, उसको गाड़ी चलाना आता है, इसने ट्रेनिंग ली ट्रेनिंग स्कूल से, और गाड़ी चलाना सीख गया, ठीक है? इसने जिस गाड़ी पर सीखा है वो नैनो है, ठीक है? और अब इसको गाड़ी इसने सीखा है, तो गाड़ी इसने सीखा है जॉब करने के लिए। बड़े बड़े लोगों के पास गया और उनकी गाड़ियों को बोला, सर हम आपकी गाड़ी चला सकते हैं, हमें ड्राइवर रख लो, ठीक है? हम ऐसा कहेंगे? तो हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है? तो ये बंदा इन दोनों गाड़ियों को चला सकता है, लेकिन इसने सीखा किस पे है? नैनो पे, ठीक है? और इसको लग्जरियस गाड़ी चलाने को मिल रही है, ठीक है? अब इसने एक ऐसे गाड़ी पे सबको सीख रखा है जो मैनुअली चलती है, यानी कि ज्यादा फीचर उसके नहीं थे, ठीक है? लेकिन ये गाड़ी में ज्यादा फीचर्स हैं। तो इस गाड़ी को चलाना तो वो जानता है, इंजन, क्लच, गियर, स्टेयरिंग कैसे चलती है, ये तो उसने बेसिक सीख रखा है। बाकी फंक्शनैलिटीज के बारे में नहीं पता है, तो थोड़े बहुत इसको अपग्रेड करने पड़ेंगे। मान लो इस गाड़ी में से इस गाड़ी पे आने में अच्छे तरीके से 10% का अपग्रेड की जरूरत है, वही एक्सेसरीज के बारे में नहीं पता है। तो 10% वही चेंजेस है जो हमें सीखने हैं, ठीक है? यहाँ पे अब इस गाड़ी से इस गाड़ी पर स्विच करेंगे, या इस गाड़ी से इस गाड़ी पर स्विच करेंगे, तो ये मान लो कि थोड़ी सी और एडवांस है, तो इस पे 10% का और चेंजेस। ज्यादा बदलाव नहीं होता इस गाड़ी से, सब 10-10% ही वेरी करेंगे, सब एक दूसरे से 10% वेरी करते हैं, वो भी होंगे तो, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम 10% की बात की गई है, ठीक है?
मतलब 100 सिंटेक्स है तो 10 सिंटेक्स ऐसे होंगे जो नए मिलेंगे बस। ठीक है, इसकी बात हो रही। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये बंदा ही है एसक्यूएल। ये एक लैंग्वेज सीख के आया है जिसी का नाम हमने क्या दे दिया है, एसक्यूएल। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज जिसकी मदद से हम अलग अलग तरह के डेटाबेस को चला सकते हैं। अब मान लो कि ये माई एसक्यूएल हमारा डेटाबेस है, पहली गाड़ी। ठीक है, और ये है ओरेकल। इसके नीचे आ गया एक और गाड़ी जिसको हम DB2 कह रहे हैं। ठीक है, DB2। ठीक है, तो ऐसे इतने तरह के गाड़ी हैं जो एक ही जैसे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इस बंदे ने बस वैसे ही गाड़ी को चलाना सीखा है जो पेट्रोल या डीजल पे चलते हैं। मतलब वैसे डेटाबेस को चलाना सीखा है जो सिर्फ टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। ये कहने का मतलब। ठीक है, एक और डेटाबेस है। एक डेटाबेस ऐसा है जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर कलेक्शन बनता है। डेटाबेस को ही कलेक्शन कहते हैं, यहाँ पे स्कीमा और स्कीमा का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, कलेक्शन इस डेटाबेस को ही कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी अब डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, जितनी मर्जी उतने तुमने कैसी फाइल बना ली है, तो एक टेक्स्ट फाइल जैसी होती है ना वैसी फाइल, लेकिन उसका एक्सटेंशन इसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे नंबरिंग दे के वैल्यू को स्टोर कराया जाता है, और इसका भी कुछ नाम होता है जैसे स्टूडेंट। ठीक है, जैसे टीचर। ठीक है, इसी तरह से नाम होते हैं जितने भी तुम ऐसे बनाओगे शीट उतने। ठीक है, ये कब पॉपुलर हुआ, तो जब हमने यूट्यूब की दुनिया पॉडकास्टिंग में हाथ रखा तब। ठीक है, वहां पे कमेंट रिकमेंट ट्वीट रीट्वीट वगैरह हो रहा है ना, उसके ऊपर भी ट्वीट, फिर उसके ऊपर भी ट्वीट, फिर उसके ऊपर भी ट्वीट, ऐसे होते रहते हैं ना, तब इस डेटाबेस की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोंगो डीबी। अब मोंगो डीबी जो है इसके ऊपर एसक्यूएल नहीं चलता है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज थी ना जो टेबुलर डेटाबेस को चलाता है। अब एसक्यूएल इसके ऊपर नहीं चलता, इसीलिए ऐसे डेटाबेस का नाम रख दिया गया नो एसक्यूएल, जिसपे एसक्यूएल नहीं चलेगा। क्लियर है, नो एसक्यूएल, इस पे एसक्यूएल नहीं चलेगा, इनका अपना लैंग्वेज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम नो एसक्यूएल कहते हैं। नो एसक्यूएल में मोंगो डीबी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये थी टोटल कैटेगराइजेशन डेटाबेस की। ठीक है, इसके आगे थोड़ा चले हम, तो हमें पता चलेगा कि हमने, एक सेकंड में इस फाइल को सेव कर देता हूँ हमारे फोल्डर के अंदर जाके। एक फोल्डर बना देता हूँ, इन सभी फाइल को मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, न्यू फोल्डर, इस फोल्डर का नाम माई एसक्यूएल या डेटाबेस रख देता हूँ। ठीक है, डेटाबेस। ठीक है, इसके अंदर हम फाइल बनाते हैं जो ये इंट्रो का फाइल बना है, इंट्रो। इंट्रो के फाइल उसके अंदर ले जाकर सेव कर दिया, गिटहब पे डालूंगा तो सब मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमने इन डेटाबेस की बात करी। देखो, इसमें डेटा कैसे स्टोर होता था वो हम अभी तक नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डेटा स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक टेबल बनानी पड़ती है, और उसी में सारा डेटा हम रखते जाते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, और इस डेटाबेस का नाम होता है मान लो टेबल 1। ठीक है, इस तरह से हम डेटा स्टोर करते हैं। इसमें तो देश दुनिया का 1.5 लाख डेटा लिख देते हैं, और उससे ज़्यादा डेटा नहीं जाता है। मतलब अगर 1.5 लाख तुम्हारा डेटा है तो तुम इसको यूज़ करो, अगर उससे बड़ा डेटा है तो तुम पैसे दे के माई एसक्यूएल वगैरह यूज़ करो।
पैसे दे के। नहीं तो MS एक्सेस को $100 दे दो, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें भी दे देता था। जैसे क्या क्या दे देता था, तो उसमें वो MS ऑफिस भी दे रहा है, तो MS ऑफिस के अंदर MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, ये सब आ जाता था। MS पेंट, MS पेंट भी होता था ना। हाँ। ठीक। और अगर तुम्हें एक ऐसा डेटा स्टोर करना है जो कि टेबुलर फॉर्म में होता ही नहीं था, कितने भी उस पे कॉलम बनते जा रहे हैं, तो उसके लिए तुम नोटपैड जैसे टेबल को यूज करो, डेटाबेस को यूज करो, तो उसके लिए आपको क्या खरीदना पड़ेगा? MySQL। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ओके। अब कुछ और बातें हैं जिसको समझते हैं। क्यों MySQL बना, मतलब एसक्यूएल क्यों बना, उसकी बात करते हैं। वाई वी क्रिएटेड एसक्यूएल। ठीक है, वाई वी क्रिएटेड एसक्यूएल, एसक्यूएल को हमने क्यों बनाया? तो इसको बनाने के पीछे एक ही मोटिव था। मोटिव को समझते हैं, मोटिव को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बंदा है, ठीक है, इसमें एक ये एप्लीकेशन बनाया गया है कंपनी के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, और इस एप्लीकेशन का नाम है जोमेटो। ठीक है, जोमेटो ने अपना एप्लीकेशन बनाया। जब तुम लॉगिन करते हो, जब अपना डेटा देते हो, मतलब एड्रेस देते हो, पेमेंट आईडीज वगैरह ऐड करते हो, तो पेमेंट तुमसे करवाता है ना फूड ऑर्डर करने से पहले। एक बार तुमने ऐड कर लिया तो हमेशा रहता है, जब जब तुम फूड ऑर्डर करोगे तो वो दिखा देगा कि हाँ ये कार्ड ऐड है आपके। तो वो सारा इसमें स्टोर होता है इस डेटाबेस में, एक बंदे के नाम के आगे। ठीक है, तो जब आप जाते हो इस पे लॉगिन करते हो, तो आप लॉगिन कर पाते हो क्योंकि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भी इसके अंदर था। आपका बैंक डिटेल, आपका लास्ट पेमेंट, आपका ऑर्डर कितना आपने रिसीव किया, कितना आपने रिटर्न कर दिया, कितने पे आपको डिस्काउंट मिला, सब कुछ स्टोर्ड था। ठीक है, तो आपने क्या किया कि इस जोमेटो वाले एप्लीकेशन को यूज किया, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ समस्या की वजह से ये एप्लीकेशन स्लो हो गया। जब टेक्निकल टीम को दिखाया गया तो टेक्निकल टीम ने बोला कि डेटाबेस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है सर, डेटाबेस बदलना पड़ेगा। तो उस समय दिक्कत पता है क्या थी? दिक्कत ये थी कि IT के बंदे इतने नहीं होते थे। अब जाके मारा मारी होगी IT में। ठीक है, अब जाके बहुत मारा मारी होगी। ठीक है, एक पोजीशन के 10 बंदे तैयार है ना? 10 कम ही बोलते, 100 बंदे बोले तैयार है। ठीक है, तो ये बंदा जो है वो कह रहा सर डेटाबेस की वजह से क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें पता चलेगा कि ये जो डेटाबेस है इसका नाम है MySQL। MySQL में प्रॉब्लम आ रही है सर, अगर हम इसको बदल के दूसरा वाला ओरेकल डेटाबेस लगा देंगे तो ये फास्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। तो ये बंदा जो था, जब तक एसक्यूएल नहीं आया था तब तक ये बंदा बहुत समस्या में जी रहा था। और इस बंदे की हमेशा हालत खराब रहती थी, क्या सोच के कि किसी दिन भी डेटाबेस अगर बदल दिया गया तो मुझे सिर्फ ये डेटाबेस चलाना आता है, उसी के मैं पैसे ले रहा हूँ। अगर कंपनी ने डेटाबेस हटा दिया तो मेरी जॉब चली जाएगी, करती है ना कंपनी, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ घर। है ना? हाँ। तो ऐसे में हालत लोगों की खराब हो जाती थी। अब इस कंपनी ने, जोमेटो ने, इस डेटाबेस वाले को निकाल दिया, क्योंकि अब इसमें क्या लगना था, MySQL को हटा के ओरेकल लगना था। तो ओरेकल का डेवलपर ढूंढो। दो तरीके हैं, या तो इसी बंदे को टाइम दो थोड़ा सा सीखने को, या तो इस बंदे को बोल दो सॉरी अब आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं घर, और दूसरा बंदा ढूंढ के लाओ। अगर 1 सप्ताह लग रहा है, 1 वीक लग रहा है बंदा ढूंढने में, तो ठीक है। अगर ये बंदा अश्योर कर दे रहा है कि मैंने 1 वीक में कर लूंगा खुद ही, तो फिर इसी को रहने दो। तो इस बंदे पर अचानक से बहुत प्रेशर आ जाता था। ठीक है, तो इस समस्या से सिर्फ ये कंपनी परेशान नहीं थी। अगर मान लो जोमेटो को एक थर्ड पार्टी कंपनी बनाती तो वो क्लाइंट को क्या कहती, सर मुझे 1 सप्ताह का टाइम दे दो, तो क्लाइंट मानता? नहीं मानता, परेशान होता और परेशान करता, बोलता क्या करो। और अश्योरेंस कुछ भी नहीं कि 1 वीक में बंदा मिल जाएगा, नया बंदा, या ये अपग्रेड कर ही लेगा 1 वीक में, तभी फंसाएगा ये प्रोजेक्ट को। तो उससे और डिले हो सकता है। तो जो 1 वीक बोला था वो 10 डेज में कन्वर्ट हो गया, फिर 1 मंथ में कन्वर्ट हो गया, फिर ये क्लाइंट नाराज हो गया।
और इस क्लाइंट ने उस कंपनी को, थर्ड पार्टी कंपनी को, अपना प्रोजेक्ट देना ही बंद कर दिया, तो कंपनी वालों ने क्या किया, कंपनी वाले सब रोने लग गए, है ना। वैसे नहीं रोने लग गए जैसे बच्चे घर में रोते हैं, प्रोफेशनली रो रहे थे। प्रोफेशनली रो रहे थे मतलब एनसी के सामने रो रहे थे। एनसी एक अमेरिका में संस्था है जो कंप्यूटर रिलेटेड फैसले लेती है, ठीक है। इसके सामने सब डेटाबेस वाले पहुंचे। वो कौन थे, ये सब के सब पहुंचे। इन्होंने अपना प्रॉब्लम गाया, ठीक है, और प्रॉब्लम के ऊपर एनसी ने डिसीजन लिया कि माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल कह रहा हूँ, एमएस एसक्यूएल, एमएस सर्वर, ठीक है, इसमें है ना माई एसक्यूएल सर्वर, नहीं है, लिखो माई एसक्यूएल सर्वर, बोल लिखो एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। इसको बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस, ये भी टेबुलर डेटाबेस, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी आई हुई थी इस मीटिंग में, और बाकी सब भी आए हुए थे, सब अपना अपना डेटाबेस लेके। तो एनसी ने बोला माइक्रोसॉफ्ट को, माइक्रोसॉफ्ट एक काम करो, सबको एक चीट पेपर दे दो, सभी डेटाबेस वालों को क्या दे दो, एक चीट पेपर दे दो, छोटा सा शीट दे दो और पेन दे दो। और सबको सजेस्ट किया माइक्रो एनसी ने कि सब जितने डेटाबेस वाले हैं, जो तुम्हारा डेटाबेस कोर ऑपरेशन करता है, कोर ऑपरेशन मतलब जो मैंडेटरी ऑपरेशन है, उसको लिखो। सबने अपने अपने शीट में चार ही बातें लिखी, CRUD, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रड, CRUD, ये क्या होता है। तो सी का मतलब होता है क्रिएट, आर का मतलब होता है रीड, यू का मतलब होता है अपडेट, और डी का मतलब होता है डिलीट। डेटाबेस के अंदर ये चार मेजर ऑपरेशंस किए जाते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कोई डेटाबेस है तो उसमें आप कोई भी डेटा क्रिएट करके डाल सकते हैं। आर का मतलब होता है कि उस डाले गए डेटा को आप रीड कर सकते हो इन फ्यूचर। अगर वो मैसेज गलती से गलत डल गया है तो उसको आप ठीक करके फिर से डाल सकते हैं, यानी कि अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर उस मैसेज का काम खत्म हो गया है तो उसको डिलीट कर सकते हो। तो हो गया ना क्रड। हाँ, यही था क्रड ऑपरेशन। तो इन चारों ऑपरेशन को और थोड़े बड़े इधर उधर की बातों को चलाने के लिए एक लैंग्वेज बनाओ। ये किसने बोला, एनसी ने बोला माइक्रोसॉफ्ट को। और माइक्रोसॉफ्ट ने एक लैंग्वेज तैयार की जिसका नाम दिया उसने एसक्यूएल। और इस एसक्यूएल की मदद से वो हर डेटाबेस चलने वाले थे जो टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है डेटाबेस के अंदर। इसीलिए माई एसक्यूएल से, अगर माई एसक्यूएल आप सीख जाते हो एसक्यूएल की मदद से, तो आप ये भी चला सकते हो, ये भी चला सकते हो, ये भी चला सकते हो। थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है, सब सिंटेक्स सेम रहता है। क्लियर है। तो ये था एसक्यूएल का फायदा। अब हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एसक्यूएल जब बनाया तो एसक्यूएल का मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एनसी को ही सौंप दी, बोली कि आप ही रखो, इसे मेंटेनेंस करते रहना, हम कोई चार्जेस आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। आपने जैसा फरमान दिया हमने कर दिया, हम उसके आगे अब इसको नहीं झेलने वाले हैं। भाई सब चलाएंगे, सब पैसा कमाएंगे, हम ही क्यों बनाए, मेंटेनेंस क्यों दे, आप ही रखो, आपको जैसे समझ में आ रहा है इसको हैंडल करते रहना, मैनेज करवाते रहना, ठीक है। तो अब एसक्यूएल को कौन हैंडल करता है, हाँ, एनसी।